Hello students, we are discussing the set 1 section D now. So let's discuss the question answer. So first question is, what does the notice the world's most dangerous animal at a cage in the zoo at Lusaka, Zambia signify? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लुसाका जो कि जाम्बिया में स्थित है उस जगह पे एक जू था और उस जू के बाहर एक नोटिस लगी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल और इसका मीनिंग आपको बताना है। तो दिस सिग्निफाइज दैट मैन इज solely responsible for all the deterioration in environment and depletion of natural resources। इसका आंसर ये है कि सबसे जो डेंजरस एनिमल है वर्ल्ड का वो खुद इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, मैन है। क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने पूरे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उसको हम लोगों ने नष्ट कर दिया है और अपने पर्यावरण को जिस हाल में हम लोग अभी लाए हैं उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम लोग स्वयं हैं। Thus, man is the world's most dangerous animal। इसलिए इस स्टोरी में मैन को सबसे डेंजरस एनिमल बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम अदर मास्टर्स। इस लेसन में जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक टीचर थे लैंग्वेज के, वो सबसे अलग किस प्रकार से है? तो मिस्टर क्रॉकर in the school of Taplow एक स्टूडेंट था उनके स्कूल का। Unlike the other teachers, he was very strict। वो काफी स्ट्रिक्ट थे और साथ ही साथ he followed strict discipline and he was not sadist like some teachers। स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी यानी कि वो डिसिप्लिन को काफी फॉलो करते थे, फिर भी वो उनकी पर्सनालिटी और जो अदर टीचर्स हैं उनसे अलग थी। नेक्स्ट इज 13 नंबर, व्हाई हैज द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड। आपके कोर इंग्लिश के लास्ट लेसन में आप लोगों ने पढ़ा है द सिल्क रोड, तो इसका नाम क्यों दिया गया है? तो लेट्स डिस्कस। द रोड वाज नेम्ड सिल्क रोड लार्जली बिकॉज ऑफ द सिल्क ट्रेड विथ चाइना। जिस रोड से लेखक मानसरोवर की यात्रा में जा रहे हैं उसका नाम दिया गया है सिल्क रोड, क्योंकि उसी रास्ते से चाइना के साथ सिल्क का ट्रेड यानी कि सिल्क का व्यापार किया जाता था। इन द चैप्टर द ऑथर ट्रेवल्स टू माउंट कैलाश। इस कहानी में माउंट कैलाश की यात्रा नरेटर कर रहे हैं। एक्सप्लोरिंग द हिमालयन बेल्ट इन तिब्बत, और वहां पर जो तिब्बत के आसपास हिमालय के जो बेल्ट्स है उनको भी डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। सिंस द ऑथर एक्सप्लोर्ड दिस रीजन द चैप्टर इज टाइटल्ड सिल्क रोड। क्योंकि इसी रास्ते से जाते हुए राइटर सारी स्टोरी हमें बता रहे हैं, इसलिए इस कहानी का नाम है द सिल्क रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द पोएम फादर टू सन टॉक टू एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इज इट फेयरली यूनिवर्सल? इसमें पूछा जा रहा है फादर टू सन जो एक पोएम है आपके बुक में, इसमें ये जो एक्सपीरियंस, ये जो अनुभव है एक फादर और एक सन का, ये उनका पर्सनल प्रॉब्लम है या यूनिवर्सल है यानी कि सबकी प्रॉब्लम है? तो द आंसर इज द पोएम डज टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस। हालांकि ये इस पोएम में पर्सनल ही बातें की जाती है एक फादर के फीलिंग को। हाउएवर फिर भी वी कैन ऑल्सो कॉल इट फेयरली यूनिवर्सल। लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर लोगों के साथ यही बातें आती है, यही अनुभव बहुत सारे लोग फेस करते हैं। बिकॉज अ कॉन्फ्लिक्ट लाइक दिस इज क्वाइट कॉमन इन मेनी हाउसहोल्ड्स। इट इज ऑल्सो नोन एज जनरेशन गैप। इस स्टोरी में जो पोएम में दर्शाया गया है एक फादर और सन की फीलिंग जो एक दूसरे से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं है, दोनों बात तक नहीं करते हैं
और बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग उनकी मैच नहीं कर रही है, जिसका कि वन एंड ओनली रीजन है जनरेशन गैप। नेक्स्ट है what according to the poem childhood is involved in this process of growing up। चाइल्डहुड पोएम जो है इसमें क्या प्रोसेस को दिखलाया गया है, किस तरह से हम लोग बड़े हो जाते हैं और किस चीज को मिस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, बढ़ना जो कि एक प्रोसेस है, इन्वॉल्व्स द अटेनमेंट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी। ये जब भी हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग मेंटली मैच्योर होते हैं, एंड लॉस ऑफ इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी, और हमारी जो सिंप्लिसिटी है और जो मासूमियत है वो हम लोग धीरे धीरे खो देते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी ग्रोन अप व्हेन ही हैज बिकम लॉजिकल, रैशनल एंड इज एबल टू बिल्ड हिज ओन थॉट्स। हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो हम लोग अपने डिसीजंस को खुद ले पाते हैं। अ ग्रोन अप हैज द पावर टू डिस्टिंग्विश, जब बड़े हो जाते हैं तो हमें फर्क करने में आसानी होती है बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। क्या सच है और क्या काल्पनिक है, इसमें हम अंतर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड आइंस्टाइन से आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। इस लेसन में आइंस्टाइन जो कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि हम लोग डेट्स को याद करके कौन सा अचीवमेंट कर लेंगे, क्या हम लोग सीख लेंगे। तो ऐसा इसलिए कहते हैं कि डेट्स एंड फैक्ट्स आर पार्ट ऑफ नॉलेज विच आर कंटेंट बेस्ड। डेट वो सारी चीजें हैं जो हमारे नॉलेज को बढ़ाते हैं, लेकिन वो जस्ट एक स्टडी कंटेंट है जो हमें जानना चाहिए। Albert thought that there was no point in learning dates and facts because firstly these could be ascertained from the books anytime by just looking them, and secondly for him learning facts was not education। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग स्टडी, लर्निंग, सीखना सिर्फ उन डेट्स को याद करना हिस्ट्री की कि ये युद्ध कब हुआ था, वो कब हुआ था, ये याद करना इज नॉट लर्निंग। उनके अकॉर्डिंग है कि हमें जब भी जानना हो कि ये युद्ध कब हुआ था, तो हम लोग डेट को पलट के अपने बुक्स में देख सकते हैं। दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। ही जस्ट वांटेड कि हमें साइंस पढ़ना चाहिए, मैथ्स, जिससे हमें कुछ नॉलेज मिलती है, लेकिन हिस्ट्री की डेट्स को रिमेम्बर करके कोई फायदा नहीं है। ये विचार किसके थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन के। इसीलिए उन्होंने कहा है कि देयर इज नो पॉइंट इन लर्निंग dates and facts। Next question, who was Dr. Andrews and where was he working? तो एंड्रयू कौन थे? एक डॉक्टर थे and he got his certification from a new medical college। एंड्रयू जो है जस्ट अभी सर्टिफिकेट लेके नए नए डॉक्टर बने हैं, and after that he started working and serving people with his talent and knowledge। वो खुद अपने टैलेंट और अपने ज्ञान के साथ लोगों की ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। एंड पीपल ही वाज वर्किंग इन द नेबरहुड ड्रिलर एंड माइनर विद हिज ओन सर्जरी फर्म। और अपने आस पड़ोस के लोगों की इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं हमारा सेक्शन सी के जितने भी क्वेश्चन है हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। थैंक यू Student, this is from your section D. Some questions are left, so let's study. In section D, we have questions, and in which you have to answer any two questions. First question is, how was Dr. Andrews successful in reviving the child? किस प्रकार से डॉक्टर एंड्रयू जो है एक बेबी का बर्थ कराने में, उनकी डिलीवरी कराने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। So the major achievement of Andrew was to resuscitate the stillborn child। उनका सबसे बड़ा सक्सेस हुआ डॉक्टर बनने के बाद एक बच्चे की सक्सेसफुल डिलीवरी कराना। First he led the child off a blanket and began the special method of respiration। जब एंड्रयू देखते हैं the baby was born dead, बेबी की बर्थ तो हो गई है लेकिन वो डेड है, he is not alive, so he is totally in situation which he can't handle easily। वो काफी टेंस है।
किस प्रकार से वो उस बेबी को सांस आ जाए इसका प्रयास कर रहे थे। तो दिस इज कॉल्ड स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। इस मेथड में एंड्रयू क्या करते हैं, बच्चे को एक बार हॉट वाटर और एक बार चिल्ड वाटर में डालते हैं। वो टेम्परेचर चेंज कर रहे थे बार बार। देन he tried the hot and cold water treatment dipping the baby alternately। तो दो मेथड उन्होंने ट्राई किया था। एक तो ब्लैंकेट में उन्होंने बच्चे को अच्छे से फोल्ड करा था और दूसरा उन्होंने हॉट एंड कोल्ड वाटर का ट्रीटमेंट दिया था। एंड ही लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, और पूरे हाफ एन आवर के बाद प्रैक्टिस करने के बाद भी वो फेल हो चुके थे। वो फाइनली कुछ देर के बाद सडनली अ मिराकल हैपेंस, लगता है कि कोई मैजिक हुआ और वो बच्चा जो है सडनली स्टार्टेड टू क्राई, और जब वो स्टार्टेड कर देता है क्राई करना, देन ही टुक अ साई ऑफ रिलीफ। वो बहुत ही लंबी सांस लेते हैं कि ये बच्चे की जान वापस आ गई। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं कि डॉक्टर एंड्रयू जो है इस बच्चे की डिलीवरी कराने में तब सक्सेसफुल होते हैं जब उसकी सांस वापस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जब गए थे ऑथर और वो कैलाश की यात्रा कर रहे थे, माउंट कैलाश की, तो उसकी कंडीशन क्या थी। तो एक्चुअली ड्यूरिंग द जर्नी द नरेटर गॉट सिक, वो बीमार हो जाते हैं बिकॉज द टेम्परेचर वाज वेरी लो एंड ही कुड नॉट गेट ऑल द थिंग्स which he could get in normal situation। नॉर्मली जो चीज उन्हें चाहिए होती थी वो पहाड़ी एरिया था and he was not physically well when he reached दार्जिलिंग। जब वो दार्जिलिंग पहुंचते हैं उनकी जो कंडीशन है वो बिगड़ने लगती है। his sinus were blocked due to the cold wind at home and he was not able to sleep well at night। तो वहाँ पहुँचने के बाद राइटर जो है वो काफ़ी कोल्ड एंड कफ हो जाता है, उनको बाद में फीवर भी हो जाता है और उनकी सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं थी और तब उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। फिर फाइनली कुछ मेडिसिन लेने के बाद 1-2 दिन के बाद उन्हें अच्छी फीलिंग होती है। तो दार्जिलिंग में स्पेशली ऑथर के साथ जो भी हुआ था वो फुल नाइट सो नहीं पाए थे। ही वाज सो डिस्टर्ब फिजिकली। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट है शेतन। शेतन भी उसमें एक कैरेक्टर था। he took him to दार्जिलिंग मेडिकल कॉलेज, जो मैंने अभी भी बताया, and he gave some medicine and then he get relief। So these are the 2 questions of your section D, and in this way you all can answer। Thank you।